हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं मिशेल फूको के बारे में। इससे पहले की ज़रूरी सूचना यह है कि अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको 9 AM और 9 PM पर लाइव क्विज करवाए जाते हैं। और हमारी ये जो प्लेलिस्ट है इसे ज़रूर से देखें, क्योंकि आपको कहीं भी सारे थिंकर एक ही चैनल पर नहीं मिलेंगे, लेकिन हम आपको सारे थिंकर एक ही चैनल पर प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो भी डिटेल्ड में। अब जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं थिंकर से संबंधित रिलेट करके कोई भी ऑप्शन या वाक्य पूछ लिया जा रहा है, तो इसके लिए ज़रूरी है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हैं, जहां पर 9 AM और 9 PM पर लाइव क्विज कराए जाते हैं। और टेलीग्राम का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आइए देखते हैं मिशेल फूको के बारे में। मिशेल फूको का जन्म जो है फ्रांस के पोइटर्स नामक शहर में 15 अक्टूबर 1926 में हुआ था, और इनकी जो मृत्यु है वह 25 जून 1984 में पेरिस में हुआ था। इनकी पहली पुस्तक 1961 में प्रकाशित हुई। 1946 में फ्रांस के विश्वविद्यालय निकोलो नॉर्मल में इन्होंने दाखिला लिया था। उन्होंने दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान में डिग्री प्राप्त की। इनका जो शोध का विषय था वह पागलपन और सभ्यता पर इन्होंने जो है PhD की उपाधि ली, और यही इनकी जो है मैडनेस एंड सिविलाइजेशन की पहली पुस्तक भी थी। 1965 में वे दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हो गए और जीवन पर्यंत दर्शन शास्त्र के साथ ही जुड़े रहे। दर्शन शास्त्री होने के नाते उन्होंने उत्तर आधुनिक समाजशास्त्र पर जो कुछ लिखा है वह गैर समाजशास्त्री की हैसियत से इन्होंने लिखा है। वे अनिवार्यतः एक राजनीतिक प्राणी थे। विसेंज विश्वविद्यालय में छात्रों को लेकर कई आंदोलन भी इन्होंने किए थे, अर्थात राजनीतिक प्राणी थे तो उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में जैसे छात्रों को लेकर आंदोलन करना, इस तरह की क्रियाकलापों में हमेशा लगे रहते थे। 1976 में आलम शाह के विरोध में ईरान के लोगों का इन्होंने नेतृत्व भी किया। फूको ने बोर्दियो के साथ मिलकर पोलैंड में समाजवादी दमन का पुरजोर विरोध किया था। फूको के द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि फ्रांस के समाजवादियों के प्रशासन चलाने की समझ नहीं थी। उन्होंने बराबर यह प्रश्न उठाया कि राज्य और बौद्धिकों के साथ संबंध होने चाहिए, किस प्रकार के संबंध होने चाहिए। तो उन्होंने इस बात पर चर्चा की या इस मुद्दा को उठाया कि जो राज्य के शासक हैं और जो उस राज्य के बुद्धिजीवी वर्ग हैं उनके बीच कैसा संबंध होना चाहिए। फूको की बौद्धिक जड़ें, अर्थात उनकी उन्होंने कहाँ से नॉलेज प्राप्त किया, तो फूको ने पर कई तात्कालिक विचारों का प्रभाव दिखाई देता है। वेबर की बुद्धि संगीतता से अत्यधिक प्रभावित थे। तो यह भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है जिस तरह के क्वेश्चन अब बन रहे हैं एग्जाम में, उस संदर्भ में कि वेबर की बुद्धि संगतता से यह प्रभावित दिखाई देते थे। मार्क्स के समाजवाद से भी प्रेरित थे। मार्क्स से प्रेरित होकर उन्होंने शक्ति की सूक्ष्म राजनीति की अवधारणा को विकसित किया। तो ये तीनों पॉइंट जो है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इन तीनों से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मार्क्स का प्रभाव फूको पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में देखने को मिलता है। वहीं फूको को जर्मनी के नीत्शे से काफ़ी प्रभावित थे। नीत्शे जो है नाजीवाद से और उत्तर आधुनिकता को एक साथ जोड़ने का कार्य करते हैं। या नीत्शे जो है उन्होंने नाजीवाद और उत्तर आधुनिकता को एक साथ जोड़ा था। इन्होंने परंपरागत नैतिकता को चुनौती दी और नई नैतिकता की नींव डाली। यह नई नैतिकता प्रभुत्व और शक्ति पर आधारित थी। फूको की कृतियों में शक्ति की व्याख्या निश्चय की अवधारणा से आई है। तो फूको ने जो अपनी कृति दी है उसमें जो शक्ति की बात करते हैं वह निश्चय की इस धारणा, नैतिकता एवं प्रभुत्व की शक्ति से प्रभावित देखी जाती है। निश्चय की धारणा केवल ज्ञान और शक्ति के संबंधों को जानने में
की थी इन्होंने जो नीचे की नैतिकता, प्रभुत्व और शक्ति की जो धारणा है उसे अपने ज्ञान और शक्ति के संबंधों के बारे में जानने में इन्होंने प्रयोग किया है। लेकिन फूको ने इस प्रबंध को आगे बढ़ाया और यह स्थापित किया कि जिसके पास ज्ञान है उसके पास शक्ति है। तो ज्ञान और शक्ति के बारे में जो नीचे का विचार है उसे इन्होंने आगे बढ़ाकर कहा कि जिसके पास नॉलेज है आज वही शक्तिशाली है। वे कहते हैं कि उत्तर आधुनिक समाज में ज्ञान ही उत्पादन का साधन है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है ये दोनों कि ज्ञान, जिसके पास ज्ञान है उसके पास शक्ति है। और ये भी कहते हैं कि उत्तर आधुनिक समाज में ज्ञान जो है उत्पादन का साधन होता है। फूको के सांस्कृतिक के विधा में भी उल्लेखनीय कार्य किया है। वहाँ वे उत्तर संरचनावादी विचारक समझे जाते हैं। लेवी-स्ट्रॉस और जीन पाल सार्त्रे ने फूको को संरचनावाद से अधिक प्रभावित किया। तो लेवी-स्ट्रॉस और जीन पाल सार्त्रे का जो संरचनावाद था उससे फूको काफी ज्यादा प्रभावित थे। आगे सार्त्रे की मनुष्य की स्वतंत्रता के घोर पक्ष थे। इसका असर फूको पर भी देखा जाता है। तो सार्त्रे जो थे उन्होंने कहा मनुष्य को राज्य या किसी अन्य संस्था के अधीन न होकर स्वतंत्र होना चाहिए। और इसी का पक्षधर कौन थे? फूको। भाषावादी फर्नांडिस सॉसरे का बहुत बड़ा प्रभाव फूको पर देखा जाता है और इसी प्रभाव ने उन्हें संरचनावादी बना दिया। तो भाषावादी संरचनावाद के जनक जो है फर्नांडिस सॉसरे हैं, उनका प्रभाव भी फूको पर देखना जा सकता है। ज्ञान और संस्कृति के विवाद की चर्चा जो है इन्होंने फर्नांडिस सॉसरे से लिया है और इस पर एक विवाद के रूप में उन्होंने पेरिस में चर्चा भी की थी। ज्ञान और संस्कृति के विवाद पर इन्होंने पेरिस के एक सभा में जो है चर्चा की। फूको ने स्वयं अपने आप को मार्क्सवादी समझते हैं और लुई अल्थूजर का कहना सही है कि फूको मार्क्स से प्रभावित होकर प्रचलित सभी विचारधाराओं और मान्यताओं का खंडन किया है। फूको ने समाजवाद की भविष्यवाणी तो नहीं की है, जिन सिद्धांतों को रखा है निश्चित रूप से लोगों के विचारों में क्रांति ला दी है। फूको का यह सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। तो फूको भी मार्क्स की तरह थे, जो कि पहले से ही प्रचलित सभी तरह की विचारधाराओं का इन्होंने खंडन किया। मार्क्सवाद से प्रभावित होने के नाते इन्होंने अपने जो विचार प्रस्तुत किए हैं उसने उस क्षेत्र में क्रांति ला दी है। फूको का उत्तर आधुनिकतावाद। फूको को उत्तर आधुनिकतावाद का प्रणेता माना जाता है। फूको निम्न मुद्दा अपने विचार में रखते हैं। इन्होंने अपराध, शरीर, पागलपन और कामुकता पर बड़ी गहनता से लिखा है। इनका विश्लेषण वे आधुनिक संस्थाओं जैसे कारागृह, अस्पताल आदि की भूमिका को स्पष्ट करते हुए अंत में कहते हैं कि इन संस्थाओं के माध्यम से समाज पर नियंत्रण रखा जाता है। तो फूको का जो विशेष क्षेत्र था उनमें अपराध, शरीर, पागलपन और कामुकता थे और इन्हीं के आधार पर उन्होंने कुछ संस्थाओं की चर्चा की है। कारागृह, अस्पताल आदि की भूमिकाओं की चर्चा की। कहा कि इन्हीं के माध्यम से जो है समाज पर नियंत्रण रखा जाता है। दूसरी बात इन्होंने कहा फूको ज्ञानोदय और पुनर्जागरण के अपने उद्विकास की अवस्था में सही थे। वे व्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्षधर थे, लेकिन ज्ञानोदय का एक दूसरा पहलू भी है। दूसरे पहलू के सरोकार में मनुष्य के नियंत्रण रखना है, उन्हें अनुशासन में बांधना और उसकी हरकतों पर निगाह रखना। इस संदर्भ में वे शक्ति, वैचारिकी और विमर्श के पारस्परिक संबंधों पर आधुनिक संगठनात्मक व्यवस्था के संदर्भ में देखते हैं। इन्होंने जो कहा है पुनर्जागरण के काल में कि व्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्षधर थे, लेकिन कहा कि एक दूसरा भी पहलू होना चाहिए जिसके माध्यम से व्यक्ति पर नियंत्रण रखा जाता है या अनुशासन में रखा जाता है। और उसकी इन्होंने चर्चा की कि शक्ति और वैचारिकी और विमर्श किस तरह एक दूसरे के साथ संबंधित होकर व्यक्ति या समाज पर नियंत्रण रखते
हैं। अगला बात करते हैं कि समाजशास्त्री अध्ययनों में शक्ति का अध्ययन महत्वपूर्ण समझा जा सकता है। यह सवाल यह उठता है किस भांति के लोग और समूह के शक्ति के माध्यम से अपने हितों को पूरा करते हैं और जीवन में सफल हो जाते हैं। फूको ने एक नई अवधारणा प्रस्तुत किया, इसे इन्होंने डिस्कोर्स यानी विमर्श कहा है। विमर्श का मतलब किसी एक वस्तु के बारे में लोगों की बातचीत करने के तरीके या सोचने की पद्धति है। यह तरीके मिलकर लोगों को सामान्य धारणा बनाते हैं। जैसे हिंदू समाज में गाय पूजनीय मानी जाती है, तो यह एक सामान्य धारणा है। इस सभी हिंदुओं में एक ही तरह का विमर्श या चिंतन के रूप में देखा जाता है। इस सामान्य धारणा को फूको विमर्श कहते हैं। अपने यूरोपीय समाज के संदर्भ में फूको कहते हैं कि पागलपन एक विमर्श है। तो इन्होंने जब प्रारंभिक व्याख्या इन्होंने पागलपन की तो उस समय इन्होंने देखा कि जो समाज में पाए जाते हैं बुद्धिजीवी वर्ग या जो भी वर्ग है, उनका एक ही तरह का विमर्श है पागलों के संबंध में। कुछ लोग जिन्होंने फूको को सावधानीपूर्वक नहीं पढ़ा, वे विमर्श के प्रयोग को विवाद के रूप में करते हैं। फूको के विमर्श के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि लोग शक्ति का प्रयोग विमर्श के माध्यम से करते हैं, और होता यह है कि सबसे पहले शक्ति होती है और शक्ति अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता है। इसके अर्थपूर्ण बनाने के लिए विमर्श को काम में लिया जाता है। वस्तुओं के बारे में लोगों की अभ्यर्थियां बदल जाती हैं और यह बदलने का कार्य शक्ति करती है। अर्थात बहुत स्पष्ट है कि शक्ति विमर्श के माध्यम से कार्य करता है। अब हम इसको चर्चा करते हैं। जैसे एक तरह का विचार है, मान लीजिए हम यहाँ पागलपन से ही संबंध लेते हैं। तो जब किसी के पास शक्ति होती है, तो जब शक्ति का वह प्रयोग जो करता है वह विमर्श के माध्यम से करता है या फूको करने का प्रयास करते हैं। विमर्श वह होता है जैसे कोई राजा है, जब सामान्य जन के को यह धारणा होगी कि यह राजा है प्रेजेंट में और उसके पास उसके आदेशों का हमें पालन करना चाहिए, तभी जनता के ऊपर राजा की शक्ति का जो है प्रयोग हो सकता है। अगर जनता ही उस व्यक्ति को राजा ना माने या विमर्श जनता के विमर्श या विचार राजा के संदर्भ में वैसा न हो कि उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, तो राजा की जो शक्ति है किसी कार्य की नहीं रह जाएगी। यही इनका मानना है। यह शक्ति ही है जो विमर्श के जरिए अपराध, पागलपन और कामुकता के बारे में हमारी आवृत्तियों को बदलती है। सामान्य समाज वैज्ञानिक परिचित के आधार पर अपरिचित की व्याख्या करते हैं, जबकि फूको अपरिचित की खोज के बाद परिचित की व्याख्या करते हैं। तो यहाँ कहने का प्रयास है, सामान्य जो वैज्ञानिक है उन्होंने सिद्धांत के आधार पर परिचित लोगों की व्याख्या की, अर्थात अपरिचित की व्याख्या की है, और वहीं जो फूको है उन्होंने तथ्यों के आधार पर जो है सिद्धांत बनाने का प्रयास किया है, अर्थात अमूर्त के आधार पर मूर्त की व्याख्या करने का प्रयास जो है फूको करते हैं। फूको का सामाजिक सिद्धांत विशिष्ट इसलिए है कि वे बड़े जोश खरोश के साथ हाल की मान्यताओं, विश्वासों और धारणाओं एवं संरचनाएं हैं जो दृश्य हैं उनका खंडन करते हैं। मतलब जब फूको की समय काल में जो भी विचारधाराएं थी, मान्यता थी, विश्वास हैं, जो भी संरचनाएं चल रही थी, उनका इन्होंने पूरी तरह से खंडन किया है और एक अपरिचित की ओर मुड़ते हैं। फूको ने अपनी पुस्तक आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज में अपने विधि शास्त्र में इसको बहुत स्पष्ट रूप से बताया है कि आज हमारे विश्वासों, धारणाओं और मान्यताओं में जो अदृश्य है उसे अतीत में खोज कर दृश्य बना देना है। तो इन्होंने कहा कि आज हमारे विश्वास, धारणाओं और मान्यताओं में जो अदृश्य हैं, जो हमें दिखाई नहीं जाता है, तो उन्हें हम अतीत में, इतिहास में देखकर, खोजकर दृश्य बनाने का प्रयास करते हैं। फूको के सिद्धांतों की धुरी जो है विमर्श है। वे कहते हैं कि पिछले कालों की तुलना में हमारे वर्तमान के विमर्श में बहुत बड़ा बदलाव आया है। विमर्श का यह बदलाव ही आधुनिक समाज को उत्तराधुनिक समाज बना देता
है। तो यहाँ विमर्श से मतलब है विचारों में। फूको कहते हैं कि पहले व्यक्ति का विचार क्या था और आज के व्यक्ति का विचार क्या है। जब व्यक्ति के विचारों में परिवर्तन आता है, विमर्श में परिवर्तन आता है, सामान्य विचारों में परिवर्तन आता है, वही हम जो स्टेज होता है वह आधुनिक समाज से उत्तर आधुनिक समाज की ओर व्यक्ति को ले जाता है। अब जैसे पहले का जो था व्यक्ति का विचार जो है मशीनों के बारे में कुछ अलग था, लेकिन आगे आगे चलकर व्यक्ति जो है मशीनों को सकारात्मक रूप से उसका विचार परिवर्तन हुआ और वह जो है आधुनिक समाज में प्रवेश किया। इसी तरह इन्होंने कहा कि आधुनिक समाज में भी विचारों या विमर्शों में जब परिवर्तन आएगा तब व्यक्ति जो है वही जो है व्यक्ति उत्तर आधुनिक स्टेज में पहुंच जाएगा। वे अपने सिद्धांत में वैयक्तिक अध्ययनों में ज्ञान शक्ति के संगठनों की चर्चा करते हैं। सामाजिक नियंत्रण के क्षेत्र में वे शक्ति ज्ञान और विमर्श की बहुत बड़ी भूमिका है और इसी पर उत्तर आधुनिक समाज का निर्माण होता है। इन्होंने कहा उत्तर आधुनिक समाज के निर्माण में शक्ति ज्ञान और विमर्श की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अब यहाँ से हम इनको विस्तृत में व्याख्या करेंगे। तो पहला इनका जो पुस्तक था वह आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, मतलब इन्होंने बताया तो आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज पुस्तक है ज्ञान और शक्ति। तो आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज में इन्होंने ज्ञान और शक्ति के संबंधों की चर्चा की है। फूको की कृतियों को यदि हम विहंगम अवलोकन किया जाए तो इसके केंद्र में हमें केवल डिस्कोर्स या विमर्श मिलेगा। फूको आज के विमर्शों को अतीत के विमर्श में खोजते हैं। 1669 में अपनी कृति को दी आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज 1669 के रूप में इन्होंने लिखा है और 1989 में इसे अंग्रेजी में अनुवाद करके प्रकाशित किया गया है। तो आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज इनकी एक प्रमुख पुस्तक है जो 1669 में इन्होंने लिखी, लेकिन इसे इंग्लिश में प्रकाशित कब किया गया? 1989 में अनुवादित किया गया। वे पुरातत्व के माध्यम से ज्ञान के विमर्श को समझना चाहते थे, अर्थात इतिहास में व्यक्ति का ज्ञान किस आधार का था किसी वस्तु या के बारे में, और वर्तमान में व्यक्ति का ज्ञान किस आधार पर है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यह जानना चाहते थे कि अतीत के लोगों का ज्ञान का विमर्श क्या था। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया में ताम्र काल की चर्चा करते हुए लिखते हैं कि उनका यह सोचना था कि बुद्धि पेट में होती है, इसलिए प्रौढ़ होने पर पेट को तांबे की पट्टियों से बांध देते थे। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया में इन्होंने एक जनजाति की चर्चा की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उन्होंने कहा कि उनका जो मानना था ताम्रकाल कि उनका मानना था कि जो दिमाग होता है वह पेट में होता था, इसलिए वे अपने प्रौढ़ अर्थात जवान होने पर अपने पेट को तांबे की पत्तियों से बांध लेते थे ताकि वह फटकर बाहर न निकल जाए। उनका यह विमर्श जानने में है कि पुरातत्व की कौन सी प्रविधियां और सिद्धांत हैं जो लोगों को प्रभावित करती हैं और नियमित और नियंत्रित करती हैं, और वस्तुओं को देखकर इनके पीछे जो विमर्श है इसका पता लगाना ही फूको का उद्देश्य था। तो उदाहरण के तौर पर इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू की यहाँ पे चर्चा कर दी गई है। फूको ने 1971 में एक लंबा व्याख्यान दिया। तो यहाँ पे जो पुस्तक होगी ना 1669 की जगह 1969 होना चाहिए, शायद बुक में गलत दिया होगा, 1969 मान के चलिए इसको। इनकी जो पुस्तक है यहाँ 1969 है, मिस्टेक है। उसके बाद फूको जो है 1971 में एक लंबा व्याख्यान दिया था। इस व्याख्यान की जो थीम थी द ऑर्डर ऑफ डिस्कोर्स, दी ऑर्डर ऑफ डिस्कोर्स। तो पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण इनकी हो जाती है क्योंकि हर साल एग्जाम में इनकी पुस्तक पूछी जाती है। तो दी ऑर्डर ऑफ डिस्कोर्स, इसमें उन्होंने विमर्श की व्याख्या की और कहा कि वे शक्ति की वंशावली जीनोलॉजी ऑफ पावर को भी व्यवस्थित रूप से जानना चाहते थे। तो जीनोलॉजी ऑफ पावर की भी एक पूछी गई प्रश्न के रूप में देखा जा सकता है।
देखा जाए तो फूको सभी कृतियों में एक नाटक है, उसके 3 कोण होते हैं। तो उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो जो इनकी कृति को लोग कहते हैं कि इनकी जो कृतियाँ हैं एक नाटक की तरह हैं, जिसके 3 किरदार हैं। एक है शक्ति, ज्ञान और व्यक्ति। शक्ति, ज्ञान और व्यक्ति की इन्होंने चर्चा की है और उनकी सभी कृतियों में इसकी पुनरावृत्ति देखने को मिलता है। वे उन सिद्धांतों तथा नियमों की खोज करना चाहते थे जो मनुष्य से जुड़े हुए विमर्श का निर्माण करते हैं। तो किस प्रकार विचारों का निर्माण होता है, विचारों में किस तरह परिवर्तन होता है, इसकी खोज फूको जो है करना चाहते थे। मनुष्य रूप में उनकी रुचि यह बुनियादी विमर्शात्मक व्यवहारों में थी, जो बाद में चलकर वैज्ञानिक विमर्श बन गया। पहले इनकी जो रुचि थी वह बुनियादी व्यवहारिक विचारों में थी और आगे चलकर यह वैज्ञानिक विमर्श के रूप में देखा जाने। उनका यह निष्कर्ष है कि प्रारंभ में किसी भी विमर्श के निर्माण में व्यक्ति जो है अप्रासंगिक है। इन्होंने कहा कि प्रारंभ में जो विचारधाराएं थे वहाँ पर व्यक्ति का व्यक्तिगत जो विचार है उसको नहीं माना जाता था, अर्थात व्यक्ति को अप्रासंगिक रूप से देखा जाता था। अर्थ स्पष्ट है कि पुरातन काल में वस्तुओं और घटनाओं के बारे में जो विमर्श या ज्ञान था उसका उद्गम लोग थे, अर्थात एक समूह था, समाज था, व्यक्ति नहीं था। अर्थात व्यक्ति की व्यक्तिगत विचारधारा का कोई महत्व नहीं था। बयानों का उल्लेख करते हुए फूको कहते हैं कि बयान और कुछ न होकर वे समानताएं हैं जो विभिन्न लोगों के व्यवहार और सोच में देखने को मिलता है। ये समानता ही चाहे वे ज्ञान के बारे में हो, शक्ति के बारे में हो, विमर्श बनाती। तो इन्होंने कहा कि जो समानताएं व्यक्ति के विचारों में होने, लोगों के विचारों में देखी जाती है, वही आगे चलकर विमर्श का कार्य करती है, अर्थात वही विमर्श सभी लोग फॉलो करने लगते हैं। आगे इन्होंने चर्चा करते हुए यह बताया है कि पुरातत्व में हमें पता लगा कि जो वास्तविक ज्ञान मनुष्य चाहता है वह मानव जीवन और स्वयं मनुष्य के बारे में है। इन्होंने कहा पुरातत्व ज्ञान था जो वह स्वयं के बारे में जानने का प्रयास करता था। यह जानना था कि वस्तुतः मनुष्य क्या है, उसके संपूर्ण जीवन का अर्थ क्या है। तो पुरातन काल में व्यक्ति यह जानना था कि मनुष्य के जीवन का अर्थ क्या है, उसे क्या करना चाहिए और उसके संपूर्ण जीवन का अर्थ क्या है। पर वस्तुनिष्ठता ही ज्ञान प्राप्त करने का उद्देश्य है। अब ज्ञान का आधार बुद्धि संगत हो जाता है, अर्थात व्यक्ति जो है धीरे धीरे वस्तुनिष्ठा वैज्ञानिक हो जाता है और ज्ञान का आधार जो है बुद्धि संगत हो जाता है। पुरातत्व से फूको यह ज्ञात होता है कि वस्तुनिष्ठता में लोगों की रुचि थी और बाद में यह व्यक्ति निष्ठता की ओर मुड़ गई। इतिहास से ज्ञात होता है कि व्यक्ति ही व्यक्ति को अपना माहत बनाता है और फूको व्यक्ति को अभिव्यक्ति के कई पदों में करते हैं। व्यक्ति का दूसरा नाम ताबेदार, जिहुरिया, सबसर्वेंट, माहत, सबऑर्डिनेट और असुरक्षित भी है। इन्होंने कहा जो व्यक्ति है, व्यक्ति का जो दूसरा स्वरूप होता है उसके लिए कई पद का प्रयोग होते हैं, ताबेदार, जिहुरिया, माहत, असुरक्षित भी। सभी मिलाकर ज्ञान के जो पुरातत्व में फूको ने इस नतीजे पर पहुंचाया कि मनुष्य की परिभाषा एक ऐसे ज्ञान से होती है जो इतिहास के मोड़ पर हमेशा नया होता चला गया। इसका निर्णय तत्कालिक समाज करता है, अर्थात मनुष्य की जो है विचारधाराएं विमर्श पर बदलती रही और मनुष्य हमेशा अपडेट होता चला गया। अगली इन्होंने जो बात की है पागलपन और सभ्यता, तो इनकी पहली पुस्तक यह मानी जाती है मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, मनोविकृत संबंधी ज्ञान और शक्ति, साइकोटिक नॉलेज एंड पावर। पागलपन और सभ्यता इनकी जो पुस्तक है 1961 में फ्रेंच भाषा में प्रकाशित हुआ था और अनुवादित 1989 में हुआ था। इसका पागलपन के कारण
अकारण की सीमा समस्या को उठाती है और फूको कहते हैं कि यूरोप में पहली बार पागलों, विक्षिप्तों और उन्मादग्रस्त लोगों को समाज से पृथक करके पागल खानों में रखा जाता था। इससे पहले भिखारियों, उचक्कों और असामाजिक तत्वों को भी समाज से पृथक जेल खानों में रखा जाता था। पागलों और पागल खानों का पहली बार वैयक्तिक अध्ययन फूको के द्वारा ही किया जाता है। तो पहली बार उस समय में जो है फूको ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पागल खानों और पागलों पर अध्ययन करने का विचार बनाया। फूको ने पागलों का अध्ययन मध्यकाल से ज्ञानोदय तक की अवधि तक करते हैं। ज्ञानोदय काल में मनोरोग विज्ञान का आविर्भाव होता है और अब पागलों का निदान मनोविकृत संबंधी ज्ञान अर्थात साइकाट्रिस्टिक नॉलेज की सहायता से किया जाता है। इतिहास का यह युग कार्य कारण युग अर्थात कॉज और इफेक्ट का युग था। उन्होंने कहा जो युग था ज्ञानोदय का काल, उस समय हर संदर्भ में कि इसके पीछे क्या कारण है, ऐसा क्यों होता है का युग खोजा जाने का, अर्थात इसे वैज्ञानिक युग के रूप में देखा जाता था, इसलिए इन्होंने इसे कहा कार्य कारण युग था। फूको का उद्देश्य था कि पागलों के प्रति लोगों का जो विमर्श है उसका इतिहास नहीं बताते हैं, न ही वे विचारों के इतिहास का निर्माण करते हैं, और वे मनोविकृत संबंधी ज्ञान की खोज पुरातत्व के आधार पर करते हैं। मनोरोग विज्ञान का विशिष्ट ज्ञान है, सत्य के रूप में यह उभर आया। उसे पागलपन की व्यवस्था को अपने ढंग से करना प्रारंभ कर दिया। अपने विश्लेषण में फूको ने यह निष्कर्ष निकाला कि जिसके पास विशिष्ट ज्ञान है वही शक्तिशाली है, और दूसरे शब्दों में ज्ञान ही शक्ति है। आधुनिक काल में यह स्थिति हो गई कि पागल और स्वस्थ दोनों को एक ही समाज में रखते हैं और दोनों को बीच जो है भयंकर मौन है। अब देखिए, पहले क्या होता था, अगर कोई व्यक्ति पागल हो जाता था तो उसे पागल खाने में डाल दिया जाता था। वर्तमान समाज में हम भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में हम चलते हैं ना, हम पहले की पुरानी मूवीज पिक्चर्स में देखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति पागल हो जाता है तो उसे कहाँ डाल दिया जाता था, पागल खाने में। लेकिन वर्तमान में क्या स्थिति हमें देखने को मिलता है कि कोई भी व्यक्ति अगर पागल है तो या तो उसका इलाज कराया जाता है उसी समाज में रहकर, या तो वह उसी तरह अपनी स्थिति के आधार पर ही समाज में ही घूमता टहलता है, न उसे कोई व्यक्ति बोलता है। अर्थात दोनों अपनी अपनी स्थिति में क्या होते हैं, मौन रहते थे। लेकिन पहले की स्थिति क्या थी कि अगर कोई व्यक्ति पागल हो जाता था तो उसे किसी प्रकार के रोग या घृणित रूप से देखा जाता था, जिस कारण से उसे या तो मार दिया जाता था या तो जेल में डाल दिया जाता था। यूरोप में फूको का ज्ञान और शक्ति का संबंध देखा जाए तो एक क्रांतिकारी प्रबंध है। फूको जो कहते हैं कि धीरे धीरे क्या हुआ कि व्यक्ति हर चीज़ के बारे में पढ़ाने लगा। मनोविज्ञान या मनोविकृत रोग से संबंधित जो है व्यक्ति ने पढ़ाई या नॉलेज की, तो उसने सही कारणों का पता लगाया कि मानसिक उन्माद के कारण व्यक्ति का जो है, मानसिक कमियों के कारण व्यक्ति जो है पागल होता है। फूको का महान प्रबंध ज्ञान, शक्ति और व्यक्ति है। इस त्रिभुज को जोड़ने का काम में फूको जीवन भर जुटे रहे। प्रस्तुत पुस्तक में उन्होंने व्यक्ति और ज्ञान को जोड़ा है। तो यह जो पुस्तक थी पागलपन और सभ्यता, तो इसमें इन्होंने ज्ञान और शक्ति की बात की है। किस तरह कि जब मनोविज्ञान या डॉक्टर्स जो हैं वह अपनी जो पागलपन को है अपनी भाषा में उसको व्याख्या करने लगे, तो धीरे धीरे लोग उसको क्या है उसी तरह उनका विमर्श परिवर्तन हुआ कि जो विमर्श पहले था कि समाज में यह रोगी है, इसे समाज से निकाल देना चाहिए, तो इस तरह के विमर्श जो है उनमें परिवर्तन आया। और अपने नॉलेज के ही क्षमता पर जो मनोरोग विशेषज्ञ होता है वह समाज की यह धारणा या विमर्श में परिवर्तन लाता है। अर्थात फूको कहते हैं कि जो मनोरोग विशेषज्ञ हैं वह उसके पास नॉलेज की शक्ति है, जिस कारण उसने सारे विमर्शों में परिवर्तन लाया है। अगली पुस्तक है इनकी द बर्थ ऑफ द क्लिनिक, जीवन और मृत्यु 1963। तो द बर्थ ऑफ क्लिनिक, लाइफ एंड डेथ 1963 में इसको लिखा गया और 1973 में इसको जो है अनुवादित किया गया है।
इस पुस्तक में चिकित्सा के क्षेत्र में कई नई विचारधारा को प्रस्तुत करती हैं। शरीर का निदान बाहरी तौर से बाह्य लक्षणों के आधार पर किया जाता था। अब एक शारीरिक क्लिनिक विधि तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इन शब्दों को सीधे पूछ लिया जाए। शारीरिक क्लिनिकल विधि या एंटोमो क्लासिकल मेथड थी और उस समय प्रचलित थी। तो फूको क्लिनिक पद्धति को जन्म की बात करते हैं। तो शारीरिक क्लिनिकल विधि क्या है, इसकी आगे हम चर्चा करेंगे। द बर्थ ऑफ द क्लिनिक पुस्तक का उपशीर्षक जो है एन आर्कियोलॉजी ऑफ मेडिकल परसेप्शन है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है यह भी कि एन आर्कियोलॉजी ऑफ मेडिकल परसेप्शन की चर्चा या बात किसने की है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो फूको ने चिकित्सा की पद्धति में एक विमर्श के मानकर चलते थे। इसका मतलब था लोगों की चिकित्सा के बारे में कई तरह की धारणाएं थी। फूको ने संरचनावाद विधि या विमर्श को बताते हुए कहते हैं कि रोगी को जो बयान देता है उसके अर्थ को बयान के आधार पर नहीं समझा जा सकता है और इसे समझने के लिए इसकी तुलना अन्य उन बयानों से करनी पड़ती है जो अन्य रोगी देते थे, या चिकित्सा के विमर्श में जो कुछ कहा जाता है उसे तुलना करके एक विशेष रोगी को समझा जाता है। तो पहले जो डॉक्टरों का विमर्श था, मान चलिए दो प्रकार के व्यक्ति हैं। तो व्यक्ति किस आधार पर व्यक्ति का इलाज करता था कि इस व्यक्ति को मान लीजिए किसी तरह का रोग है और वह अपना रोग जो है बाह्य तौर पर किसको, डॉक्टर को बताता है कि हमें ये दर्द है, ये चीज़ है, बाह्य तौर पर बता देता है। तो यह जो डॉक्टर होता है या चिकित्सक होता है वह तुलना करता है कि अन्य लोगों को इस तरह की जो है पीड़ा या दर्द होने के कारण कौन सी बीमारी होती थी और उनमें कौन सी दवाइयाँ जो है चिकित्सा पद्धति कार्य में लाई जाती है। तो उस आधार पर उस व्यक्ति का जो है इलाज किया जाता है। लेकिन अब नई चिकित्सा के आ गई है, नई संरचना विधि आई है, शव परीक्षण या ऑटोप्सी प्रारंभ हुआ है। अब चिकित्सक जो है मरे हुए को देखकर जीवित लोगों को समझ लिया है। चिकित्सक ने क्लिनिकल अवलोकन या क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन का महत्व जो है बढ़ गया है। अब इन्होंने कहा कि जो है शव परीक्षण का एक नई विधि आई है जिससे व्यक्ति जो है शव का परीक्षण करता है और शव के माध्यम से ही जानने का यह प्रयास करता है कि व्यक्ति के शारीरिक अंग आंतरिक तौर पर किस तरह से काम करते हैं और उसी को आधार बनाकर व्यक्ति जो है जीवित मनुष्य के समझने का प्रयास करते हैं। फूको का इस अवलोकन को इस बार का आया हुआ प्रश्न है। फूको ने इस अवलोकन के लिए गेज अर्थात टकटकी लगाकर देखने पद का प्रयोग किया है। इस बार एग्जाम में पूछा गया था 2023 में के जून एग्जाम में। जैसे ही चिकित्सक मरीज को टकटकी लगाकर देखता है वैसे ही उसके ज्ञान में वृद्धि होती है, अर्थात उसे टकटकी लगाकर देखेगा इसकी क्या क्या समस्याएं हैं और इस समस्याओं के कारण कौन सा रोग होता है, उसका नॉलेज बढ़ेगा। नॉलेज और अपने प्रीवियस या पहले के नॉलेज से तुलना करके अपने ज्ञान में वृद्धि करता है। 19वीं शताब्दी के मध्य तक पहुंचकर यह स्थापित हो गया कि जीवन और मौत की बहुत बड़ी कड़ी चिकित्सक है। यद्यपि मौत किसी के हाथ में नहीं होती है, कोई थाम नहीं सकता, फिर भी जो चिकित्सक होता है वह एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने विशिष्ट ज्ञान के आधार पर मरीज को ठीक कर सकता है और चिकित्सक की यह क्षमता उसे ज्ञानी बना देती है। जिसके पास ज्ञान है वह शक्तिशाली हो जाता है। तो फिर फूको इस निष्कर्ष पे आते हैं कि चिकित्सक जो है ज्ञानी होने के नाते वह शक्तिशाली हो जाता है। अर्थात आपको किसी चिकित्सक के पास जाएंगे तो आप कितने भी वो हों, आपको चिकित्सक की बात माननी ही पड़ती है, अर्थात उसी के आधार पर अपना आप इलाज कराते हैं। फूको ने यह निष्कर्ष निकाला कि जिसके पास ज्ञान हो उसके पास शक्ति होगी और शक्ति जिसके पास होगी वह धन का उपार्जन अधिक मात्रा में कर सकता है। इसका एग्जाम्पल देते हैं उन्हें वकील, इंजीनियर, अध्यापक आज क्या बात की कि यह जो है इनके पास विशिष्ट ज्ञान होने के नाते इनके पास एक विशिष्ट प्रकार की शक्ति होती है और उस शक्ति के आधार पर ही यह धनोपार्जन करते हैं, अर्थात धन कमाते हैं। अब
इनको आप वर्तमान समय में भी देख सकते हैं कि किस तरह डॉक्टर अपने नॉलेज का प्रयोग करके धन अधिक से अधिक धन कमाते हैं। उसी तरह वकील हो गए, अध्यापक हो गए, इंटेलेक्चुअल आज लोग करोड़ों रुपए कमाते थे, जहां पुराने समय में इनकी उतनी वैल्यू नहीं थी, लेकिन आज के समय में क्या है, यह करोड़ों अरबों में कमा रहे हैं। द बर्थ ऑफ क्लिनिक के माध्यम से फूको ज्ञान, शक्ति और व्यक्ति की पारस्परिकता को स्थापित करते हैं। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अगली वीडियो में हम डिसिप्लिन एंड पनिश अनुशासनात्मक शक्ति के बारे में चर्चा करेंगे।